हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल RSL Academy। फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्ब बी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इंग्लिश स्पोकन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। टेंसेस के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो आपका मॉडल होता है और उसके बाद ये वर्ब बी है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, वर्ब बी के बारे में। तो वर्ब बी का जो यूज होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है इसका, ठीक है। तो इसका इंग्लिश स्पोकन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आज हम लोग इसी के बारे में सीखेंगे, वर्ब बी होता क्या है, ठीक है। वर्ब बी क्या होता है, और वैसे तो कहने को तो वर्ब बी का ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम लोग अभी इसका नॉर्मल वाला पॉइंट पढ़ेंगे जो बहुत ज़रूरी होता है। तो जो ये वर्ब बी है इसका बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन हम लोग इसका तीन रूप इसका पढ़ेंगे, ठीक है। बी के बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन अभी हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। जब हम लोग मॉडल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मॉडल में क्या आता है? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, है ना, मस्ट। ये सब जब पढ़ेंगे तो बी के सारे पार्ट के बारे में, बी के सारे रूपों के बारे में हम लोग उसका डिटेल्स में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वर्ब बी का जो मेन 3 रूप होता है। वो होता है, एक होता है प्रेजेंट फॉर्म, और एक होता है पास्ट फॉर्म, और एक होता है फ्यूचर फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश स्पोकन के लिए, ठीक है। वैसे कहने को तो बी के बहुत से रूप होते हैं, बी के यूजेस बहुत सारे हैं, ठीक है। बी सिर्फ इसी में यूज नहीं होता, बल्कि और भी चीज़ों में, ग्रामर में, इंग्लिश स्पोकन में यूज होता है। लेकिन आज हम लोग सिर्फ 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, इसके 3 रूपों के बारे में पढ़ेंगे। वो है प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और फ्यूचर फॉर्म। तो चलिए अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट फॉर्म क्या होता है, और पास्ट फॉर्म क्या होता है, और फ्यूचर फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका पहला पॉइंट देखते हैं। जो वर्ब बी होता है ना, ये जो वर्ब बी होता है, इसका प्रेजेंट फॉर्म जो होता है वो कौन कौन सा होता है? इज होता है, एम होता है, और आर होता है, ठीक है। बी के जो प्रेजेंट फॉर्म होते हैं 3 होते हैं, कौन कौन से? इज, एम और आर होता है। समझ में आया? और इसका यूज हम लोग कर चुके हैं किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा था ना, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा था ना, है ना। ये मेन वर्ब का हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ये एज ए मेन वर्ब आएगा। किसके रूप में? मेन वर्ब के रूप में काम करेगा। कौन? इज, एम, आर। गॉट इट? तो यहां पे जो इज, एम, आर है वो किसके रूप में काम करेगा? मेन वर्ब के रूप में काम करेगा। मेन वर्ब मालूम है क्या होता है? मेन वर्ब बोलते हैं मुख्य क्रिया को, जिसको अगर निकाल दिया जाए तो वो सेंटेंस का अर्थ अनर्थ हो जाता, कोई अर्थ ही नहीं देगा। समझ में आया? अगर मुख्य क्रिया को हम हटा दिए वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, वो सेंटेंस पूरा नहीं माना जाएगा। उसी को बोलते हैं मेन वर्ब, ठीक है। समझ में आया? अभी जब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो हम उसमें आप लोगों को अच्छे से समझा देंगे। अभी जब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें आप लोग को समझा देंगे कि मेन वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बनता है, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, इज, एम, आर का मतलब होता है इसकी पहचान। इसकी पहचान देख लो डायरेक्टली ना। इसकी पहचान आएगा है। इज माने क्या होता है? हूं। एम माने हूं, हो। आर माने हो, और आर माने हैं, दोनों होता है ना। आर का मतलब हो भी होता है और आर का मतलब हैं भी होता है। क्लियर है? ठीक है। ये पहचान तो आएगा, इसके साथ साथ एक पहचान और आता है, वो है रहता है, रहती है, रहता हूं। रहता है जब आएगा तो इज लगाएंगे, रहती है जब आएगा तब भी इज लगाएंगे, रहता हूं आएगा तो एम लगाएंगे, और रहते हुए आएगा तो आर लगाएंगे, रहते हैं तो आर लगाएंगे। रहता है, अब ये किसी जगह पे रहने वाला रहता नहीं है। ये किसके सेंस में है? होने के भाव में है। मतलब कंडीशन बताएगा। क्या बताएगा? किसी की कंडीशन, अवस्था, स्टेट बताएगा। बीइंग ऑफ स्टेट बताएगा। क्या बताएगा? बीइंग ऑफ स्टेट बताएगा। मतलब किसी की अवस्था के बारे में बताएगा। एक्शन इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। एक्शन वर्ब नहीं रहेगा, एक्शन वर्ड नहीं रहेगा। मतलब
ये होने के भाव में होगा। किसके भाव में? होने के भाव में। जैसे कोई इंसान बीमार है, कोई इंसान किस कंडीशन में है, किस उसकी अवस्था को बताएगा, उसकी क्वालिटी को बताएगा। जैसे वह चोर है, वह डॉक्टर है ना, वह उदास रहता है, ये सब क्या है? अवस्था है ना। वह क्या है? चोर है, वह क्या रहता है? उदास रहता है ना। तो इसमें एक्शन जैसा कोई वर्ब या वर्ड नहीं है, इसमें अवस्था की जानकारी हो रही है ना। तो आप लोग इसमें लिव मत लगाना। लिव कहाँ पे लगता है? स्थान के लिए लगता है, और उस स्थान पे जहां पे कोई व्यक्ति या कोई चीज रहता है। समझ में आ रहा है? रहने के सेंस में हम लोग लिव लगाएंगे, मतलब कोई स्थान है और वहां पे कोई रहता है, वहां पे हम लोग लिव लगाएंगे, ठीक है, तब रहता है। लेकिन कोई इंसान उदास है, बीमार है ना, खुश है, ये सब के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? इज एम आर का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? और फ्रेंड्स आप लोग को तो इतना तो पता ही होगा कि इज एम आर का प्रयोग कहां पे, किसके साथ, किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है ना। कहां पढ़े हो? इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाला ही रूल इसमें भी लगेगा। इसमें सिर्फ डिफरेंस यही है कि इज एम आर के बाद क्या आता है? नाउन या एडजेक्टिव आता है। और उसमें क्या आ रहा था? इज एम आर के बाद V1 में क्या लग रहा था? ING लग रहा था ना। लेकिन यहां पे इज एम आर के बाद क्या आ जाएगा? है ना, क्या आ जाएगा? नाउन या एडजेक्टिव आएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं इसमें रूल क्या होता है। पहला, ही, शी, इट या किसी एक के नाम के साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। आई के साथ हमेशा एम लगाएंगे। यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाएंगे। समझ में आ गया? इज एम आर का मतलब भी समझ में आ गया। अब हम लोग फार्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। तो इसमें आपको अगर अफर्मेटिव आ गया तो आप नेगेटिव भी बना लोगे, इंटेरोगेटिव भी बना लोगे, नेगेटिव भी बना, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बना लोगे ना। तो इसमें हम आप लोगों को सिर्फ क्या समझाएंगे? अफर्मेटिव ही समझाएंगे। और उसके बाद आपको बोल बोल के क्या करना होगा? प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसका अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए फार्मूला इसका क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इन तीनों में से सब्जेक्ट के अनुसार किसी एक को हम लोग क्या करेंगे? लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इज एम आर के बाद तुरंत क्या आ जाएगा? कोई नाउन आ जाएगा। अब नाउन में क्या क्या आते हैं आपको तो पता ही होगा ना। नाउन में क्या क्या आता है? व्यक्ति आता है, या वस्तु आता है, या स्थान का नाम आता है, ये सब पूरे आ सकते हैं। और एडजेक्टिव भी आ सकता है, जैसे चालाक है ना, सुंदर है ना, खुश, दुखी, ये सब क्या है? एडजेक्टिव वर्ड है। तो इज एम आर के बाद कोई नाउन आ सकता है या तो कोई एडजेक्टिव आ सकता है। अभी जब हम लोग एग्जांपल लेंगे तो उसमें आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फार्मूला सबको समझ में आया? अभिषेक समझ में आया? ये सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, उसके बाद उसी के अनुसार क्या लगाएंगे ना, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। अगर आई आ गया तो एम लगाएंगे, यू आ गया तो आर लगाएंगे, ही आ गया तो इज लगाएंगे, रीना आ गया तो इज लगाएंगे। तो आइए चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल को हम लोग 6 तरीके से भी ऐसे ही मौखिक प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए आते देखते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल क्या है? वह एक डॉक्टर है। वह सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे? ही इज ए डॉक्टर। क्लियर है? ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अब देखो भाई, डॉक्टर एक अवस्था को बता रहा है ना, वो किस पोजीशन पे है? डॉक्टर की पोजीशन पे है ना। तो ये क्या बता रहा है? अवस्था बता रहा है, ठीक है ना। ठीक है, ये अवस्था को बताता है और अवस्था को नहीं भी बताता, मतलब नेगेटिव भी बताता है, ठीक है। जैसे वह एक डॉक्टर नहीं है, ही इज नॉट ए डॉक्टर। क्या वह एक डॉक्टर है? इज ही ए डॉक्टर? क्या वह एक डॉक्टर नहीं है? इज ही नॉट ए डॉक्टर? वह एक डॉक्टर क्यों है? वाई इज ही ए डॉक्टर? वह एक डॉक्टर कैसे है? हाउ इज ए डॉक्टर? ठीक है, इस तरह से आपका सब बन गया ना। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तुम उदास रहते हो। समझ में आ रहा है जी? अब देखो यहां पे किसी स्थान पे रहने के लिए नहीं कह रहा है,
बल्कि तुम क्या हो, उदास हो। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, तुम उदास हो या तुम उदास रहते हो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिव नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्योंकि ये क्या बता रहा है, अवस्था को बता रहा है। वो क्या है, उदास है। क्लियर है ना? तो हम लोग क्या लगाएंगे, यू आर सैड, है ना, यू आर सैड। अब अगर इसी को नेगेटिव बनाना हो तो यू आर नॉट सैड। क्या तुम उदास हो, आर यू सैड? क्या तुम उदास नहीं हो, आर यू नॉट सैड? तुम उदास क्यों हो, वाई आर यू सैड? तुम उदास क्यों नहीं हो, वाई आर यू नॉट सैड? क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब अगला एग्जांपल देखते हैं। मोहन बीमार रहता है। मोहन अवस्था बता रहा है ना कि वो रहने के लिए कह रहा है। क्या मोहन यहाँ बीमार में रहता है, ऐसा नहीं है ना। वो कह रहा है मोहन बीमार है या बीमार रहता है, मतलब फ्रीक्वेंसी बता रहा है, मतलब वो कंटिन्यूटी क्या रहता है, बीमार रहता है। तो इसका भी ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, बोलो, मोहन इज इल। मोहन इज इल। मोहन बीमार रहता है या मोहन बीमार है। मोहन बीमार नहीं रहता है, मोहन इज नॉट इल। क्या मोहन बीमार रहता है, इज मोहन इल। क्या मोहन बीमार नहीं रहता है, इज मोहन नॉट इल। क्लियर है? मोहन बीमार क्यों रहता है, वाई इज मोहन इल, वाई इज मोहन इल। क्लियर है? समझ में आ रहा है? मोहन बीमार कैसे है, हाउ इज मोहन इल। चलिए ये समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग पास्ट फॉर्म वाला देख लेते हैं। ये जो बी होता है इसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, वाज या वर। इसका यूज हम लोग कहाँ किए थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, हेल्पिंग वर्ब में। लेकिन ये अब हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं बल्कि किसके रूप में, मेन वर्ब के रूप में। मेन वर्ब के रूप में आएगा ना। अगर देखो इसमें से आर हटा दें तो क्या ये सेंटेंस माना जाएगा, नहीं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मेन वर्ब। अगर इसमें से इज हटा दिए तो क्या सेंटेंस माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। समझ में आया? मेन वर्ब किसे कहते हैं, मेन वर्ब को अगर हटा दोगे तो सेंटेंस नहीं माना जाएगा। चलिए अब इसकी पहचान क्या होती है, पास्ट फॉर्म में था आएगा, थी आएगा, थे आएगा, या रहता था, रहती थी, रहते थे। इसमें भी वही वाला रहेगा, अवस्था बताएगा। ठीक है? रहने वाला नहीं होगा, किसी स्थान पे रहने वाला लिव लगा देंगे, वो नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वजिया वर। ठीक है ना? क्लियर है? इसमें रूल देख लो, ही शी इट आई या किसी नाम के साथ क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। यू वी दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगाएंगे। ये तो मालूम है पहचान आपको ना, ये यूज। चलिए हम लोग डायरेक्ट अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फार्मूला। तो फार्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वाज लिखेंगे, वर लिखेंगे, नाउन या एडजेक्टिव लिखेंगे। क्लियर है फार्मूला एकदम? चलिए अब डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं, सब आसान है ना। वाला समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ गया। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। देखो, मोहन एक ईमानदार लड़का था, मतलब अवस्था बता रहा है ना। मोहन एक ईमानदार लड़का था। ठीक है? तो हम लोग इसको क्या बनाएंगे, एन ऑनेस्ट बॉय। मोहन वाज एन ऑनेस्ट बॉय। रुको अभी, रुको समझ लो पहले, मत लिखो अभी। तो देखो, मोहन एक ईमानदार लड़का नहीं था, मोहन वाज नॉट एन ऑनेस्ट बॉय। क्या मोहन एक ईमानदार लड़का था, वाज मोहन एन ऑनेस्ट बॉय। क्या मोहन एक ईमानदार लड़का नहीं था, वाज मोहन नॉट एन ऑनेस्ट बॉय। मोहन एक ईमानदार लड़का क्यों था, वाई वाज मोहन एन ऑनेस्ट बॉय। क्लियर है? समझ में आ रहा है, बनाने आ रहा है साहब? चलिए अगला, रीना हमेशा खुश रहती थी। रीना हमेशा खुश रहती थी, ये भी अवस्था बता रहा है ना। कौन सी अवस्था, खुश रहने वाली अवस्था। गला सूख रहा है, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग कैसे बनाएंगे, रीना वाज, उसके बाद ऑलवेज हैप्पी। क्लियर है? अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो रीना वाज नॉट ऑलवेज हैप्पी। क्या रीना हमेशा खुश रहती थी, वाज रीना ऑलवेज हैप्पी।
क्या रीना हमेशा खुश नहीं रहती थी? हाँ अच्छा हाँ, क्या रीना हमेशा खुश नहीं रहती थी? वाज रीना नॉट ऑलवेज हैप्पी। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सभी बच्चे खुश थे, ये भी अवस्था बता रहा है ना, अवस्था बता रहा है ना। क्या क्या थे बच्चे? खुश थे। तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे? ऑल चिल्ड्रेन वर हैप्पी। सभी बच्चे खुश थे, ऑल चिल्ड्रेन वर हैप्पी। सभी बच्चे खुश नहीं थे, ऑल चिल्ड्रेन वर नॉट हैप्पी। क्या सभी बच्चे खुश थे? वर ऑल चिल्ड्रेन हैप्पी। क्या सभी बच्चे खुश नहीं थे? वर ऑल चिल्ड्रेन नॉट हैप्पी। सभी बच्चे खुश क्यों थे? वाई वर ऑल चिल्ड्रेन हैप्पी। सभी बच्चे खुश क्यों नहीं थे? वेरी गुड, यानी सभी बातें समझ में आ रही है। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग इसका लास्ट फॉर्म देखते हैं, उस जिसे बोलते हैं फ्यूचर फॉर्म। क्या बोलते हैं? फ्यूचर फॉर्म। इसका जो फ्यूचर फॉर्म होता है क्या होता है? शैल बी या विल बी होता है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? चलिए, शैल बी विल बी का यूज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस में कर चुके ना। वहां पे किसके रूप में आ रहा था? ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? एक मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, अगर इसको हटा दिया जाएगा तो सेंटेंस नहीं माना जाएगा। क्लियर है जी? तो वैसे बी के बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले जब हम लोग इसको पढ़ लेंगे मॉडल में उसको पढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो इसकी पहचान क्या होगी? होगा, होगी। सेंटेंस के हिंदी वाक्य अंत में क्या आएगा? होगा, होगी, होंगे, होगा। रहता होगा, रहती होगी, रहते होंगे, रहता होगा। क्लियर है? ठीक है। चलिए, इसमें देखो आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे। कब? रिटन में। अक्सर इंग्लिश स्पोकन में अब आई और वी के साथ विल का प्रयोग होता है ना। अब जो है आई और वी के साथ आई और वी के साथ शैल बी नहीं बल्कि क्या? विल बी का प्रयोग होता है। आई और वी के साथ विल का प्रयोग होता है। किसमें? स्पोकन में। जबकि रिटन में हम लोग क्या लिखेंगे? और आई और वी के साथ शैल बी लगाएंगे। ठीक है। अब बाकी और सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? विल भी लगेगा। क्लियर है? चलिए, अफर्मेटिव देख लेते हैं। इसका अफर्मेटिव फार्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट शैल विल बी नाउन एडजेक्टिव। नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो चलिए देखते हैं हम लोग। मतलब वह एक अमीर लड़का होगा, तो आपको पता है ना ही के साथ क्या लगेगा? ही विल बी ए रिच बॉय। क्लियर है? ही विल बी ए रिच बॉय। वह एक अमीर लड़का नहीं होगा। ही विल नॉट बी ए रिच बॉय। धीरे बोलो थोड़ा। क्या वह एक अमीर लड़का होगा? विल ही बी ए रिच बॉय। क्या वह एक अमीर लड़का नहीं होगा? विल ही नॉट बी ए रिच बॉय। वह एक अमीर लड़का कैसे होगा? हाउ विल ही बी ए रिच बॉय। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एकदम वेरी गुड। अब अगला एग्जांपल। हाँ, रीना एक अध्यापिका होगी। रीना एक अध्यापक होगी। तो ये अवस्था बता रहा है ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा? रीना विल बी ए टीचर। क्लियर है? रीना एक अध्यापिका नहीं होगी। रीना विल नॉट बी ए टीचर। क्या रीना एक अध्यापिका होगी? विल रीना बी ए टीचर, है ना? रीना एक अध्यापिका क्यों नहीं होगी? वेरी गुड, यानी समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला लास्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। वह उदास रहता होगा। वह उदास रहता होगा या वह उदास होगा। तो क्या होगा? ही विल बी सैड। क्लियर है? वह उदास नहीं रहता होगा। ही विल नॉट बी सैड। क्या वह उदास रहता होगा? विल ही बी सैड। क्या उदास नहीं रहता होगा? विल ही नॉट बी सैड। वह उदास क्यों रहता होगा? वाई विल ही बी सैड। वह उदास कैसे रहता होगा? हाउ विल ही बी सैड। सभी पॉइंट क्लियर हो गया? कोई डाउट?
एवरी पॉइंट इज क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई शक संदेह? समझ में आ गया? ओके फ्रेंड्स, बी के वर्ब बी के ये सारे 3 फॉर्म थे जो इसका बेसिक यूज होता है। वैसे तो बी के बहुत सारे यूजेस हैं, इसको हम लोग मॉडल में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अभी ये जो बी के तीनों फॉर्म थे, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और फ्यूचर फॉर्म, ये भी स्पोकन के लिए बहुत ही ज़रूरी था, इसीलिए हमने सोचा इसको पहले बता देना ज़रूरी है। बाकी जब हम लोग इसका जो बाकी का यूजेस है उसको हम लोग मॉडल में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे बहुत विस्तार पूर्वक। चल रहा है? तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दूसरों तक भी पहुंचाइए। फ्रेंड्स, अगर इंग्लिश स्पीकिंग करना है, इंग्लिश बोलना है तो फ्रेंड्स मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको उठना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा और तब जाके आप इंग्लिश बोलने वाला बन पाओगे, एक इंग्लिश स्पीकर बन पाओगे। तो फ्रेंड्स, जो भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया कमेंट करके बताइए और अच्छे अच्छे कमेंट में करिए ताकि बच्चे कमेंट को सुन के उनको अच्छा लगे। और तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर दूर तक पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।